आलम यह है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध एक अलग मकाम पर पहुंचता दिख रहा है। तो क्या 7 दिन से चले आ रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध में आज की रात खार्किव के लिए बहुत भारी होने वाली है। रूस की सेना खार्किव में अब से 90 मिनट बाद यानी 9:30 बजे के बाद सबसे बड़ा हमला कर सकती है। सबसे बड़े हमले से पहले रूस ने भारतीय छात्रों को निकालने के लिए वहां से 9 बजे तक का समय दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय छात्रों को निकालने के मुद्दे पर आज रात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने वाले हैं। दोनों नेताओं के बीच फंसे हुए भारतीय छात्रों को सुरक्षित पैसेज देने की बात होगी। रूस ने भारतीय छात्रों के निकाले जाने को लेकर खास तौर पर 6 घंटे यानी कि शाम 3:30 बजे से रात के 9 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है, यानी कि समय दिया गया है। भारतीय छात्रों को निकालने के मुद्दे पर रूस के इस ऐलान के बाद भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर सभी भारतीयों से किसी भी कीमत में रात 9:30 बजे तक कीव खाली करने को कह दिया है। और एक और भारतीय छात्र को निकालने की कोशिशें हो रही है, तो दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंचता दिख रहा है। रूस ने कह दिया है कि हाँ, अगर कोई देश यूक्रेन का साथ देने की कोशिश करेगा तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने का खतरा बढ़ जाएगा। और तीसरे विश्व युद्ध का मतलब परमाणु युद्ध होगा। यह सवाल इसलिए है क्योंकि रूस लगातार परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है। आज भी रूस ने एक बार फिर परमाणु युद्ध की चेतावनी दी है। रूस के विदेश मंत्री ने कह दिया है कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु बम से होगा और अगर इसकी नौबत आई तो यह विनाशकारी साबित होने वाला है। रूस ने यह भी कह दिया है कि यूक्रेन अमेरिका के इशारे पर न चले। रूस ने यह भी कहा है कि यूक्रेन को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे। और इन सब के बीच यूक्रेन के खेरसोन में सबसे भीषण युद्ध चल रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। रूसी सेना का दावा है कि उसने खेरसोन पर कब्जा कर लिया है। खेरसोन में लगातार बमबारी की आवाजें इस वक्त आप स्क्रीन पर भी सुन सकते हैं। कई जगहों पर रूसी सेना ने हमला किया है, तो कुछ जगहों पर यूक्रेन की सेना भी जवाबी हमला कर रही है। मारियुपोल में यूक्रेन ने रूसी टैंकों को ड्रोन से तबाह कर दिया है। हर तरफ से विस्फोट की आवाज सुनाई पड़ रही है। खेरसोन एयरपोर्ट पर भी रूसी सेना ने हमला किया है। रूस यूक्रेन युद्ध में आज की रात निर्णायक साबित हो सकती है। अगले 90 मिनट भारतीय छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खार्किव से निकलना एक बड़ी चुनौती है। 90 मिनट बाद खार्किव में बहुत बड़ा हमला मुमकिन है। बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त आपको दे दे, रूस ने खार्किव में रात 9:30 बजे तक की डेडलाइन दी है और इस डेडलाइन के बाद बहुत अलग स्थिति में खार्किव पहुंच जाएगा। आज रात पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन से बात करने वाले हैं और भारतीय छात्रों के लिए सेफ पैसेज पर यह बात होने वाली है। जानकारी ये मिल रही है कि भारतीयों को रात 9:30 बजे तक खार्किव छोड़ने के लिए डेडलाइन दी गई है। रूस ने खास तौर से भारतीयों को ये 6 घंटे का वक्त दिया है। भारतीय समय के मुताबिक 3:30 बजे पीएम से 9:30 बजे तक का समय दिए जाने की बात सामने आई है। और इस वक्त देखिए ये यूक्रेन पर रॉकेट से हमले की तस्वीरें। एक सुनसान वीरान इलाके में अचानक से एक मिसाइल गिरती है, रॉकेट दागा जाता है और उसके बाद का मंजर कैसे थर्रा देने वाला था। कीव में हमले से तबाही का मंजर देखिए। एक गाड़ी नेस्त नाबूद हो गई है। वहां पर मौजूद चाहे कोई साइड में रेस्टोरेंट है या फिर दुकानें हैं, सब कुछ तबाह हो गया है। ये देखिए जिम की हालत क्या है, ट्रेडमिल्स तक जमींदोज होते हुए नजर आ रहे हैं। सब कुछ खाक में तब्दील हो गया है। वो ट्रेडमिल, वो जिम जहां पर लोग कसरत करते थे अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए, अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ राख का ढेर है। खार्किव में मिसाइल से अटैक किया गया है, इमारतें थर्रा गई हैं। बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है। रूसी प्रतिनिधिमंडल बेलारूस पहुंचा है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, आज यूक्रेन से दूसरे दौर की बात होगी और इस बातचीत के बाद रूसी प्रतिनिधिमंडल बेलारूस पहुंचा है। ये इंफॉर्मेशन आ रही है, आज यूक्रेन से दूसरे दौर की बात होनी है और इस बातचीत में अब नतीजा क्या निकलता है इस पर तो सबकी निगाह है ही, लेकिन यूक्रेन से दूसरे दौर की बातचीत में यूक्रेन का क्या स्टैंड होगा। वो यूक्रेन जिसको लेकर रूसी विदेश मंत्री कहते हैं कि अमेरिका के इशारे पर चलना यूक्रेन बंद कर दे और अगर ऐसा होता है तो परमाणु युद्ध छिड़ेगा, यानी विनाशकारी युद्ध छिड़ेगा और उसका जिम्मेदार अगर कोई होगा तो यूक्रेन होगा और इस विनाशकारी युद्ध का अंजाम हम करेंगे परमाणु युद्ध से। और ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खबर है कि कीव की ओर करीब पहुंची है रूसी सेना। देखिए किस तरह से बातचीत और युद्ध दोनों साथ साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ
रूस का प्रतिनिधि मंडल बेलारूस पहुंच चुका है और अब जानकारी मिल रही है कि कीव के करीब पहुंच गई है रूसी सेना। इसका सीधा मतलब यह है कि आज रात क्या कीव पर कब्जे की नीयत से रूसी सेना आगे बढ़ रही है, क्योंकि खार्किव का वो इलाका पूरी तरह से उसने कब्जे में ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ अब कीव कहा जा रहा है खार्किव से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगला टारगेट कीव यानी कि एक तरह से यूक्रेन के ताबूत में आखिरी कील के तौर पर रूस देख रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, खार्किव शहर में एक और मिसाइल से अटैक की तस्वीरें सामने आई है। कई बिल्डिंगों को तबाह किए जाने की तस्वीरें सामने आई है। देखिए आज सुबह का घटनाक्रम अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक कई मिसाइलों से अटैक करने की कोशिश रूस ने की है और इस मिसाइल अटैक में हमने देखा अस्पतालों को निशाना बनाया गया है, स्कूलों को निशाना बनाया गया है, यहाँ तक कि पुलिस मुख्यालय तक को भी नहीं छोड़ा गया है। बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी बिल्डिंगों को नसूनाबूद कर दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि रूस अब पूरा का पूरा टारगेट कर रहा है उन इमारतों पर जिसके ध्वस्त होने से यूक्रेन की कमर टूट जाए, और ऐसे में वो टारगेट अपने और ज्यादा शार्प करता जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जब बातचीत हो रही है तो बातचीत की टेबल पर आने पर बहुत बड़ी चुनौतियां यूक्रेन के सामने भी होंगी और रूस के सामने भी होगी, क्योंकि लगातार यूक्रेन ये कहता रहा है कि पहले आप सीज फायर कीजिए और उसके बाद हम किसी तरह की बातचीत करेंगे, लेकिन रूस ये कह रहा है कि पहले आप अमेरिका से मदद लेना बंद करें, आप नाटो से हथियार लेना बंद करिए, तब जाकर किसी तरह की बातचीत या फिर किसी तरह की आगे रणनीति हम कर पाएंगे, बना पाएंगे। इस बीच बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, जनरल वी के मालिक जुड़ रहे हैं, विवेक काटजू जुड़ रहे हैं, साथ ही विंग कमांडर रिटायर्ड अभिषेक मातिमान जुड़ रहे हैं और इसके अलावा स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ वॉर रूम में कर्नल शरण सिंह जुड़ रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले जनरल वीपी मालिक जी, आपसे मेरा सवाल, मौजूदा वक्त में जिस तरह से युद्ध आगे बढ़ रहा है, एक टेबल पर आने का मतलब कुछ रह जाता है क्या दोनों देशों के लिए? देखिए, लड़ाई और बातचीत कई बार साथ साथ चलती है। जब हमने पिछली बार कारगिल की लड़ाई हमारी हुई थी तो उस वक्त भी लड़ाई भी चल रही थी और बातचीत भी चल रही थी, तो उनका साथ साथ चलना स्वाभाविक है। लेकिन बात यह है कि कहाँ पर किस नतीजे पे पहुंचेंगे। इस वक्त रूस की कोशिश ये है कि यूक्रेन अपने घुटने टेक दे और उनका जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है वो भी अपने आप को सरेंडर कर दें। ये मैं नहीं समझता कि जल्दी हो पाएगा, क्योंकि इस वक्त प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का मोराल ऊंचा लगता है, उनको बहुत दुनिया भर से मदद मिल रही है और उन्होंने अपने जो सिटीजन्स हैं, यूक्रेन के सिटीजन्स हैं, उनका भी उन्होंने मोराल ऊंचा किया है और उनकी कमर कसदी है लड़ाई करने के लिए। जनरल वीपी मालिक, मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, ये तस्वीरें सच्चाई बन गई है खार्किव की, वो खार्किव जिसमें रूसी सेना पूरी तरह से अपना कब्जा साबित कर देने की ओर बढ़ चली है। इन तस्वीरों को जरा आप देखिए और समझिए किस तरह से ये जो रोशनी आपको देखने को मिल रही है, ये रोशनी यूक्रेन की जिंदगी में, यूक्रेन में रह रहे लोगों की जिंदगी में ऐसा अंधेरा कर गई है जिसे सालों साल यूक्रेन की जनता नहीं भुला पाएगी। एक के बाद एक किस तरह से बमों की गोलीबारी की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही है और ऐसे ही तड़तड़ाहट और ऐसे ही धमाकों की आवाज के बीच वहां के लोग अपनी रात गुजारने को मजबूर है। ये हाल है इस वक्त, और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शरण सिंह, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच रूस लगातार परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है और 26 फरवरी को रूस ने न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स को अलर्ट कर दिया था और 1 मार्च को देखिए यूरोप से किस तरह से परमाणु हथियार हटाए अमेरिका, ये बात कही गई थी, और 2 मार्च को तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु युद्ध हो सकता है। साथ ही साथ मैं इस वक्त कर्नल शरण सिंह से ये जानना चाहती हूँ, सर 26 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस पूरे एक हफ्ते के भीतर जरा मुझे बताइए, इधर आके बताइए जरा सर, कि ये जो पूरा एक हफ्ता बीता है, कैसे रूस ने यूक्रेन की कमर तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन अब न्यूक्लियर अटैक की, न्यूक्लियर युद्ध की धमकी भी दे रहा है साथ में। देखिए 26 फरवरी तक सिचुएशन एक बिल्कुल अलग थी, वो एक्सरसाइज कर रहा था, एक्सरसाइज कर एक तरीके से वो डिप्लोमेटिकली बता रहा था पूरी दुनिया को और स्पेशली यूक्रेन को कि देखिए हम तैयारी न्यूक्लियर की भी कर रहे हैं। एक्चुअली ये मैसेज यूक्रेन के लिए नहीं है, ये नेटो फोर्सेस के लिए है, ये यूएसए के लिए है कि अगर आप किसी भी तरह का न्यूक्लियर ऑप्शन भी अगर देख रहे हैं तो हम भी उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद अगला
1 मार्च को सिचुएशन क्या हुई, यूरोप से परमाणु हथियार हटाए अमेरिका, ये उसने डिमांड करी। क्यों डिमांड करी? कि अगर आपकी तैयारी न्यूक्लियर है तो हमारे लिए भी उतने ही डेंजरस है जितनी आपके लिए हम डेंजरस बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ जरूर बताना चाहूंगा, जो हमारे एक्स आर्मी चीफ मलिक साहब ने कही कि बात और लड़ाई साथ साथ चलती है। मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर डिप्लोमेसी पास हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है, तो लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई होने के बाद मैं आपसे इसी पॉइंट से आगे बढ़ूंगी, लेकिन खार्किव में रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सिटी काउंसिल बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक की जानकारी आ रही है। खार्किव के रिहायशी इमारतों पर बमबारी हुई है। खार्किव में अब देखिए जहां पर लोग रह रहे हैं वहां पर टारगेट किया जा रहा है। कई स्कूलों पर यह हमला हुआ है और खार्किव में रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी है। आज सुबह से आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से हर मिनट, हर आधे घंटे, 1 घंटे में यह खबर खार्किव से सामने आ रही है, जहां पर रूस के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। कभी अस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है, कभी इस तरह से तड़तड़ाहट और बमबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं दूसरी तरफ इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। कहीं पर हम देख रहे हैं पुलिस मुख्यालय को टारगेट किया गया। अब तो बच्चों को भी नहीं बख्शा गया है। कल ही परसों में ये भी खबरें आई थी कि किस तरह से बच्चों की भी जान रूसी हमले में चली गई, और अब एक बार फिर से स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत भी चल रही है। उस बातचीत में क्या क्या तस्वीरें सामने आएंगी, ये भी हम लगातार बने हुए हैं, निगाह बना के रखे। विवेक काटजू इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक सर, इस वक्त मुझे बताइए कि मौजूदा वक्त में एक तरफ जहां 7 दिन हो गए हैं, झुकने को यूक्रेन तैयार नहीं है और रूस जिस तरह से धमकी दे रहा है, उसे धमकी समझे या फिर गीदड़ भभकी समझे न्यूक्लियर अटैक की? देखिए, ये ना धमकी है ना गीदड़ भभकी है। इसको सामरिक भाषा में कहा जाता है सिग्नलिंग, यानी इशारा दिया जा रहा है। रूस नेटो को और खास तौर से अमेरिका को ये इशारा कर रहा है कि अगर आप बीच में आए तो फिर मामला बहुत बढ़ जाएगा और वो मामला ना आपके लिए ठीक होगा ना हमारे लिए, क्योंकि हमारे दोनों के पास परमाणु हथियार है। ये कोई परमाणु युद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि खास बात ना होने की अभी कोई चांस है। क्यों? क्योंकि नेटो, रूस ने अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पे किया है, लेकिन क्या अमेरिका ने किया? नहीं। उसके क्या अमेरिका की सैटेलाइट्स और उनके जो इंटेलिजेंस है वो रूस को पूरा मॉनिटर कर रहा होगा इस वक्त कि रूस का न्यूक्लियर पोस्चर क्या है। उस न्यूक्लियर पोस्चर में उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं देखा है। न्यूक्लियर वॉर जो होती है वो बहुत ही गंभीर होती है। न्यूक्लियर लड़ाई अब आक्रमण के लिए नहीं होती है, डिफेंस के लिए होती है। ठीक है। ये तब हो सकती है जब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होता है, यानी देश का देश नष्ट हो जाएगा। ऐसे में हो, क्योंकि जो 9 देशों के पास न्यूक्लियर परमाणु हथियार है, वो 9 देशों में और रूस में और अमेरिका के पास सबसे ज्यादा है। तो इसलिए ये सब सिग्नलिंग चल रही है। जानकारी आ रही है, कुछ जानकारियों को मैं व्यूअर्स को साझा करना चाहती हूँ। विवेक जी, मैं आपको रोक रही हूँ बीच में, लेकिन कुछ जानकारियां जो आ रही हैं किस तरह से इस पूरे मामले में एक ग्लोब के जरिए, चलिए देखिए मैं आपको समझाती हूँ। ये पूरा मैप इस वक्त आपके सामने है। बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली और तुर्की, ये पूरा यूरोप का पूरा इस वक्त आपको मैं डेमोग्राफी दिखा रही हूँ और किस तरह से यहाँ पर एक बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। सर, इस पूरे हिस्से को आप जरा बताइए कि किस तरह से आप देख रहे हैं और कैसे रूस जिस तरह से यूक्रेन आगे बढ़ रहा है, एक बड़ा जो मैसेज है वो यूरोपियन देशों के लिए क्या है? ओके, देखिए ऐसा है, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली, तुर्की, ये जो भी तैयारी करेंगे, ये जो भी जिस भी तरीके का अटैक करेंगे, ये किसके ऊपर करेंगे? ये रशिया के ऊपर करेंगे। और रशिया के ऊपर अटैक करने का मतलब क्या है कि अगर जैसे इस समय रशिया, ये वो देश है सर जहां पर परमाणु हथियार है, परमाणु बम है इन देशों के पास। परमाणु बम है। इटली के पास 70 परमाणु बम है और आगे आगे एक एक करके मैं आपको सबको दिखाऊंगी कि किसके पास कितने परमाणु बम है। लेकिन सर, इसी वजह से क्या ये पूरा जो सिनेरियो पेश हो रहा है, इसी वजह से रूस यूक्रेन पर इतना आक्रामक है? रूस के पास और कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि जितना आक्रामक वो यूक्रेन पर होगा उतना ही ये इन बाकी कंट्रीज को वो रिस्ट्रिक्ट कर पाएगा, क्योंकि उसे भी मालूम है कि आपके पास बम कितने भी होने दीजिए,
लेकिन अगर परमाणु पर बात आ गई तो वो चाहेगा कि जिम्मेवारी आपके ऊपर आए, इन कंट्रीज के ऊपर आए, यूएस के ऊपर आए, नेटो फोर्सेस के ऊपर आए। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया इस समय वो काम कर रहा है जिससे कि इन सब कंट्रीज को डेटरेंट रहे कि वो इस परमाणु ऑप्शन को छोड़ दें, इसको एक्सरसाइज ना करें। ठीक है, ये देखिए तुर्की के पास 50 परमाणु बम है और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक चल रही है। थोड़ी देर में हाई लेवल बैठक होने वाली है जिस पर जानकारी मिल रही है कि छात्रों के रेस्क्यू करने पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के सामने आने वाली है। आज रात पुतिन से भी, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से भी प्रधानमंत्री बात करने वाले हैं। साफ संदेश, साफ मैसेज यही कि भारतीय स्टूडेंट्स की सेफ सुरक्षित पैसेज के जरिए वहां से निकासी कैसे हो सकती है, यूक्रेन के जो साथी पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी जो देश हैं, उनके पास कैसे हमारे भारतीय छात्रों को पहुंचाया जाए, क्योंकि वहां पहुंचने में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें भारतीय स्टूडेंट्स को हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री की एक बात बहुत जरूरी पुतिन से होने वाली है। यूक्रेन पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक की जानकारी मिल रही है जिसमें थोड़ी देर में हाई लेवल बैठक ये होनी है और साथ ही जानकारी ये भी है कि रात होते होते प्रधानमंत्री पुतिन से भी बात करने वाले हैं, क्योंकि छात्रों की संख्या बहुत है। हालांकि भारत सरकार युद्ध स्तर पर कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आया जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हजारों की संख्या में इस वक्त यूक्रेन में मौजूद थे छात्र, जो कहा जा रहा है कि खार्किव छोड़कर निकल चुके हैं, लेकिन क्या वो सेफ पॉइंट पर पहुंचे हैं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए रूस के प्रेसिडेंट से बात करने की जानकारी प्रधानमंत्री की आ रही है, जो शाम को करेंगे। और इस बीच यूक्रेन ने भी, यूक्रेन में जितने भी स्टूडेंट हैं, बार बार भारत की तरफ से ये कहा गया है कि जितने भी डेंजर जोन्स हैं उनको आप खाली करके निकलिए, और ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो खाली करके निकल गए। विंग कमांडर अभिषेक मतिमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक मतिमान, ये बातचीत और उसके बाद भारतीय स्टूडेंट्स की सेफ निकासी कितना इंपॉर्टेंट है और कितना आसान होगा? देखिए, एब्सोल्युटली बहुत ही की जो भारत के लिहाज से इस वक्त की इशू यही है कि हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे निकालें। एक अनुमान के अनुसार अभी तक जितने लोगों को हम रेस्क्यू कर चुके हैं, जितने स्टूडेंट्स को वहां से इवैक्यूएट कर चुके हैं, उसके बावजूद करीब 10,000 के आसपास की फिगर है अवेलेबल इनपुट्स के हिसाब से, जो अभी भी स्ट्रैंडेड है यूक्रेन के अंदर। जब हम खार्किव की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं पूर्वी यूक्रेन की। पूर्वी यूक्रेन माने कि जो नेगोशिएशंस चल रहे होंगे उसमें ये कोशिश की जा रही होगी कि उन स्टूडेंट्स को सेफ पैसेज ईस्टर्न साइड पे देकर उधर से इवैक्यूएट करने की। अब आपको जैसा कि पता ही है, एयर इंडिया प्लस इंडिगो एंड साथ ही साथ आज से भारतीय वायुसेना भी इस कार्य में लग गई है। भारतीय वायुसेना का जो C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट है, स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट है, एक बार में कार्गो कॉन्फ़िगरेशन में 300 से 325 लोगों को उठा सकता है। अब अगर हम अनुमान लगाएं करीब 10,000 लोग अगर वहां पर अभी भी बचे हैं, तो हमें कम से कम 30 से 40 एट एन एवरेज 30 से 40 सॉर्टीज जनरेट करनी होंगी, जिसके लिए हमें अपनी खाली भारतीय वायुसेना नहीं, ये तीनों सिविल। लेकिन आने वाले 90 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। मतिमान जी, मैं आपके पास आऊंगी। भारत सरकार की नई एडवाइजरी जारी हुई है, खार्किव तत्काल छोड़ने के निर्देश स्टूडेंट्स को दिए गए हैं भारतीय छात्रों के लिए। ये नई एडवाइजरी इस लिहाज से समझिए क्योंकि 9:30 बजे उन्हें निकल जाना ही होगा, यानी खार्किव छोड़ने में बस 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का वक्त स्टूडेंट्स के पास मौजूद है, और अगर वो यहाँ से सेफ पैसेज ले लेते हैं तो फिर उन्हें निकालना आसान होगा भारत सरकार के लिए। लेकिन भारत सरकार की नई एडवाइजरी जारी हुई है। जानकारी ये कि रूस की तरफ से कहा गया है कि 9 बजे के आसपास कोशिश की जाए कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं भारत के, वो खार्किव छोड़ दें, क्योंकि धमाकों की आवाज और धमाकों की जो तस्वीरें इस वक्त आप साथ ही इस ब्रेकिंग न्यूज के देख रहे हैं, ये अब और ज्यादा तेज हो जाएंगे खार्किव में। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय स्टूडेंट्स को वहां से निकलना और मुश्किल हो सकता है। ऐसे में हर हाल में खार्किव छोड़कर छात्रों को निकलना होगा। रूस से मिली जानकारी के बाद ये इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आई है, जिसमें भारत सरकार की नई एडवाइजरी जारी हुई है। जैसा अभिषेक मतिमान भी कह रहे थे कि अभी भी लगभग 10,000 के स्टूडेंट्स हमारे वहां पर फंसे हुए हैं और उन्हें निकालना इतना आसान नहीं है। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि वो इस वक्त एक सेफ सुरक्षित जगह पर पहुंचे, जहां से भारत उन्हें वहां से हटा पाए, वहां से लेकर आ पाए भारत वापस। लेकिन हम इस बात में जरा भी कोताही इसलिए नहीं बर्दाश्त कर सकते क्योंकि कल ही
इस युद्ध का जख्म जो है वो भारत पर भी लगा है जब हमने कर्नाटक के नवीन को खोया है। और ऐसे में हमारे साथ विवेक काटजू जी भी मौजूद है। विवेक काटजू जी, ये जो बार-बार अल्टीमेटम दिया जा रहा है छात्रों के लिए खार्किव में ना रहने का, कितना मुश्किलों भरा है, और साथ ही साथ ये जो चेतावनी रूस की तरफ से दी जा रही है परमाणु बम की, ऐसे में एक सेफ पैसेज, एक सेफ रास्ता भी मिलना भारतीय स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी चुनौती लग रहा है। चुनौती तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए है। अगर युद्ध क्षेत्र में स्टूडेंट्स हैं और एक्टिव क्षेत्र है, वो तो फिर तो स्टूडेंट्स को या किसी को वहां से निकलना आसान नहीं होगा। लेकिन जो परिस्थिति है वहां की, उसमें यही उचित है कि उनको एडवाइजरी दी जाए कि वो वहां से किसी भी सूरत में निकलने की कोशिश करें। अब ऐसी बहुत ही मुश्किल स्थिति है, और अगर रूस ने ये कहा है कि 9:30 बजे तक आप वहां से अपने स्टूडेंट्स को राय दें कि वहां से वो निकल जाएं, तो फिर ये साफ जाहिर है कि उसके बाद रूस यही कहेगा कि हमारी अब जिम्मेदारी खत्म हुई, हमने आपको वार्न कर दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे एम्बेसी ने और हमारी सरकार ने हर काफी है। ये जो तस्वीरें आ रही है खार्किव से, वो बहुत ज्यादा डराने वाली है। और ऐसे में जनरल वीपी मलिक जी, मेरा सवाल आपसे, आने वाला 1 घंटा भारतीय छात्रों के लिए कितनी बड़ी मुश्किलों के साथ है? देखिए, मुश्किल हालात तो हैं, और इसके बाद में 1 घंटे के बाद में शायद और भी मुश्किल हो जाएंगे। और ये जो कोशिश की जा रही है भारत सरकार से, मेरे ख्याल में रूस से बातचीत करने के बाद में ही की जा रही है। और भारत सरकार की कोशिश ये होगी कि रूस की सरकार के साथ में मिलकर यहाँ से उन छात्रों को रूस की तरफ भेजा जाए जो सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है उनका बॉर्डर। तो सबकी कोशिश ये है कि वो वहां से निकल जाएं, क्योंकि इसके बाद में जो हथियार इस्तेमाल करेगा रूस, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और अंडरग्राउंड शेल्टर्स में भी नुकसान हो सकता है। तो जहां तक हो सके हमारे छात्रों को चाहिए कि वो वहां से निकले। लेकिन आपकी बात भी सही है, क्योंकि कहां से वो पैदल जा सकते हैं। सर, मैं रोक रही हूँ आपको। एक बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध से, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूक्रेन ने 2 रूसी विमान गिराए हैं। ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया। रूस के 2 Su-35 जेट विमान गिराए जाने की बात आ रही है। MiG-29 से सुखोई को मार गिराया है, ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है। रूस और यूक्रेन युद्ध से लगातार भीषण तस्वीरें और भीषण जानकारियां सामने आ रही है, और यूक्रेन ने 2 रूसी विमानों को गिराए जाने का दावा किया है। और ये जानकारी मिल रही है कि उसने इन विमानों के गिराए जाने के बाद पूरी डिटेल दी है कि किस तरह से उसने रूस के 2 Su-35 जेट विमान को गिराया है। MiG-29 से सुखोई को मार गिराने का यह दावा किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ विंग कमांडर अभिषेक मतिमान भी मौजूद हैं और विवेक काटजू भी मौजूद है, साथ ही कर्नल शैलेंद्र सिंह भी मौजूद है। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, मेरा सवाल आपसे, सर, ये जो वॉर की एक तरफ वॉर की तस्वीर आ रही है, साथ ही साथ ये दावों की तस्वीर आ रही है, लेकिन सच ये है कि यूक्रेन में इस वक्त तबाही का मंजर है जिसे कोई नकार नहीं सकता है। देखिए, जो तबाही हो रही है वो तो हो रही है। अब जो आने वाली तबाही है, अब उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। वो डिस्कशन ये होना चाहिए, जैसे अभी जनरल साहब भी कह रहे थे, कि बच्चों को कैसे बचाया जाए। बच्चों को बचाने का सिर्फ एक तरीका है, क्योंकि अगर ये मान लिया जाए कि बचे हुए 10,000 बच्चे सारे के सारे खार्किव में हैं, आई थिंक दैट विल बी अनरियलिस्टिक। लेकिन एट द सेम टाइम, अगर आज प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं प्रेसिडेंट से, वो ये ज़रूर डिमांड करें कि अगर कोई भी बच्चा, कोई भी ग्रुप, इंडियन ग्रुप अगर आपकी आर्मी के टच में आता है, तो उसको एटलीस्ट मॉस्को की तरफ आप निकाल दीजिए, क्योंकि वही एक ऑप्शन है कि 1 घंटे में आप खार्किव के बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल सर, इट्स क्वाइट टफ, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती। लेकिन आशा, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ये यहाँ से तस्वीर देखकर ही दिमाग ऐसा लग रहा है कि सुन पड़ जा रहा है वहां मौजूद लोगों का। आप सोचिए, देखिए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये जो आतिशबाजी आपको नजर आ रही है, ये किसी दिवाली या जश्न की तस्वीरें नहीं है, ये खार्किव की भारी बमबारी की तस्वीरें हैं। सुनिए जरा आवाज।
राष्ट्रपति बनाने की तैयारी हो रही है। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर, जिनको अब ऐसा कहा जा रहा है कि सेना की सत्ता की कमान सौंपी जा रही है, पुतिन के करीबी माने जा रहे हैं विक्टर। और विक्टर बेलारूस, उस जगह जहां पर पहले दौर की बातचीत यूक्रेन और रूस के बीच हुई है, वहां पर मौजूद है। ज़ेलेंस्की के तख्ता पलट की जानकारी आ रही है और विक्टर जो राष्ट्रपति रह चुके हैं यूक्रेन के, कहा जा रहा है कि उसके रशिया के साथ, रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध है। पुतिन से तस्वीरें भी सामने आई हैं विक्टर की, पुतिन के साथ की वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और वो केमिस्ट्री बता रही है कि पुतिन को, रूस को एक ऐसा चाहिए राष्ट्रपति यूक्रेन के लिए जो एक पपेट के तरह काम करे और उसके लिए सबसे सूटेबल कैंडिडेट अगर कोई है तो वो विक्टर है। विक्टर को लेकर जानकारी मिल रही है कि बेलारूस के मिन्स्क, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में वो इस वक्त मौजूद है। ज़ेलेंस्की के तख्ता पलट की तैयारी, ये हालांकि कोई नई बात नहीं है। रूस लगातार ये बात कह रहा था कि हम चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की को हटाए, सेना अपने कमांड में ले सत्ता को। लेकिन अब देखिए, एक तरफ 7 दिन हो चुके हैं, 7 दिनों में यूक्रेन जिस तरह से लगातार फ्रंट फुट पर खड़ा होकर रूस को अपने तमाम इरादों से वाबस्ता करवा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की के तख्ता पलट की तस्वीर सामने आ रही है। जानकारी आ रही है कि रूस चाहता है कि विक्टर, जो यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्हें सत्ता की कमान सौंपी जाए। कठपुतली चाहते हैं। Боже, сейчас нахрен все сгорит. Боже, оно дальше потекло. और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, विश्व युद्ध हुआ तो विनाशकारी होगा, तीसरा विश्व युद्ध परमाणु बम से किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका के इशारे पर न चले यूक्रेन, यानी यूक्रेन को अमेरिका के शह पर न चलने के लिए कहा रूस ने और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। रूस के विदेश मंत्री का बयान ऐसे समय में आ रहा है जब पैरेलल बातचीत चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच। तीसरा विश्व युद्ध, एक तरह से धमकी भरा लहजा कि परमाणु युद्ध होगा, अमेरिका के इशारे पर चलना बंद कर दे यूक्रेन। और साथ ही रूस के विदेश मंत्री आगे कहते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो परमाणु युद्ध से कम कोई सोचना कि यह युद्ध होने जा रहा है। तीसरा विश्व युद्ध परमाणु बम से किया जाएगा, ये साफ वो धमकी देते हुए अमेरिका के इशारे पर चलना बंद कर देना चाहिए यूक्रेन को, प्रतिबंधों का सामना करने को तैयार हो जाना चाहिए यूक्रेन को। अब रूस बार बार इस बात के जरिए ये बताना चाहता है कि वो कितना बड़ा ताकतवर मुल्क है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि रूस की बौखलाहट भी इस बयान से झलकती है। वो ऐसे कि एक देश जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यूक्रेन तो अगले 72 घंटों में ही घुटने टेक देगा, और अब आप समझिए कि 7 दिन हो गए हैं, एक बड़ा सफर
यूक्रेन ने तय कर लिया है, लेकिन यूक्रेन है कि अभी भी डटा हुआ है रूस के सामने, और रूस को ऐसा लग रहा है कि अब आगे आने वाले दिनों में उसे क्या करना होगा। आप कल रात से लेकर आज तक का घटनाक्रम देखिए तो आप समझ जाइएगा कि किस तरह से बड़े पैमाने पर यूक्रेन में रूस ने तबाही मचाई है। और मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विंग कमांडर अभिषेक मतिमान। अभिषेक मतिमान, 7 दिन तक क्या उम्मीद थी रूस को कि इस तरह से यूक्रेन डटा रहेगा? क्योंकि मैं ये इसलिए जानना चाहती हूँ कि तमाम डिफेंस एक्सपर्ट जब पहले दिन जुड़े थे तो उन्होंने कहा था कि 72 घंटे से ज्यादा ये युद्ध नहीं चलने वाला है। देखिए, उस बात को सही परिप्रेक्ष्य में पहले समझना पड़ेगा। जब 72 घंटे की बात करी गई थी तो अब हम याद करते हैं उस दिन से जब पहले दिन रशिया ने धावा बोला है यूक्रेन पर, 72 घंटे या उससे थोड़े ज्यादा में ये बात तो शुरू हो गई थी कि जो नेटो फोर्सेस और अन्य देश जो आर्म्स सप्लाई कर रहे थे वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने और उनके जो फोर्सेस हैं उन्होंने सिविलियंस को बांटने शुरू कर दिए थे आत्मरक्षा के लिए। इसका अर्थ कब होता है? जब कोई देश अपने सिविलियंस को आर्म करना तब शुरू करता है जब उसकी फौजें एक्चुअली पिट चुकी हैं। तो जो 72 घंटे की अवधि थी उसमें जो अचीव करना था रूस को, वो बखूबी अचीव कर चुके हैं। आज जो हम देखते हैं, अब ये लड़ाई जो है निर्णायक फेज में पहुंच गई है। एंट्री का एक फेज था, उसके बाद उनके सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद करना नेक्स्ट फेज था, उसके बाद फॉलो एक्शन में अपनी सप्लाई लाइंस और लॉजिस्टिक चेन्स को एस्टैब्लिश करना जरूरी था, वो किया गया। और फिर जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, जो इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, उनकी घेराबंदी की गई। अब उनकी घेराबंदी करने के बाद वो समय आया है कि कमांड एंड कंट्रोल पर कब्जा किया जाएगा रूस के द्वारा। और निर्णायक फेज में जब लड़ाई जाती है तो उसमें हर पॉसिबल और हर अवेलेबल मींस का उपयोग किया जाएगा। लेकिन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करता हुआ इस वक्त अब रूस नजर आ रहा है। 6ठे से 7वें दिन में ये बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं। लेकिन विवेक काटजू जी, ऐसे में सवाल ये है कि अब नया नाम सामने आ रहा है। सत्ता परिवर्तन तो रूस शुरू से ही चाहता था यूक्रेन पर जब उसने आंखें तरेरी थी, लेकिन विक्टर को जिस तरह से राष्ट्रपति बनाने की पुरजोर वो कोशिश कर रहा है, क्या लगता है अपने मकसद में कामयाब होगा? ज़ेलेंस्की को उसकी जनता के सामने इस तरह खदेड़ना कितना मुमकिन है उनके लिए? इसका दारोमदार यूक्रेन की आर्मी पर निर्भर है। रूस ने भी, पुतिन ने भी रूस की आर्मी से अपील की थी कि आप सत्ता परिवर्तन करवाएं अपने यूक्रेन में, क्योंकि यूक्रेन की फौज और रूस का समझौता ज्यादा आसान होगा। हमें ये भी समझना है कि रूस की फौज और यूक्रेन की फौज के पहले संबंध भी होते थे। उनमें कई अफसर हैं जो एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन आज के दिन ये साफ दिख रहा है कि ज़ेलेंस्की ने अपने लोगों को एक उनका मनोबल बढ़ाया है। सर, मैं आपको रोक रही हूं, बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन सरकार ने एक बड़ा दावा कर दिया है। वो दावा क्या है, जरा देखिए। 6000 रूसी सैनिकों को मारने का दावा यूक्रेन की सरकार की तरफ से किया गया है। यूक्रेन सरकार का बड़ा दावा, 6000 सैनिक, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, रूसी सैनिकों को मारने का दावा कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त, यूक्रेन सरकार का दावा कि उन्होंने 6000 के करीब रूसी सैनिकों को मार दिया है। यानी कि खदेड़ने की पूरी तरह से कोशिश, तैयारी में यूक्रेन नजर आ रहा है। लेकिन इसे बार बार ये कहा जा रहा है कि दोनों स्तरों पर लड़ाई लड़ी जा रही है, मैदान पर और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दोनों ही जगह से जहां दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन से बड़ी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ऐसे में अब यूक्रेन सरकार ने दावा कर दिया है कि 6000 सैनिक रूसी उन्होंने मार दिए हैं, यानी कि उनका सफाया कर दिया है। हालांकि यूक्रेन सरकार ने दिन में यह भी दावा किया था, उन्होंने खार्किव के इलाकों से रूसी सैनिकों को खदेड़ा है। लेकिन सच्चाई क्या है वो आपके सामने इन तस्वीरों के जरिए आ रही है, किस तरह से सब कुछ तबाह होता नजर आ रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे विंग कमांडर इस वक्त अभिषेक मतिमान, मैं आपके पास आऊं। कर्नल शैलेंद्र सिंह, ये दावे किए जा रहे हैं 6000 रूसी सैनिकों को मारने का, कितना दम लगता है आपको इन दावों में? देखिए, इस तरह की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो चलेगी कि आप उसे इन्फ्लेट कर कर बताएं या ना बताएं, लेकिन आपका जो पहला सवाल था मैं उसे ज़रूर हैंडल करूंगा। अगर कल विक्टर को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, क्या आपको लग रहा है वॉर रुक जाएगी? क्या सिर्फ रशिया की एक अकेली डिमांड थी कि यस यूएस प्रेसिडेंट चेंज हो? जी नहीं, उसकी जो मेन डिमांड थी वो ये थी कि आप नेटो फोर्सेस ऑब्लिक यूरोपियन यूनियन में नहीं जाएंगे, आप यूएसए के साथ नहीं करेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि चलिए जी, अगर पैट्रियट होकर
यूक्रेन के प्रेसिडेंट कल रिजाइन कर अपने डिप्टी को प्रेसिडेंट बना देते हैं, विल इट बी एक्सेप्टेबल? ये सब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है कि आप कहीं कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करें। व्हाई विक्टर ओनली? आपको क्या लग रहा है यूक्रेन का और कोई पॉलिटिशियन पैट्रियट नहीं होगा? देखिए, जो हुआ है वो ये है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने अपनी पैट्रियटिज्म ऐसी दिखाई है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ सर। आप कह रहे हैं पेट्रियटिज्म, यहाँ पर तो सीधे तौर पर पश्चिमी देशों वर्सेस रूस हो रहा है। रूस के लिए एक पपेट है विक्टर, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की पसंद है पश्चिमी देशों की। नहीं, मैं भी यही कह रहा हूँ कि सिर्फ विक्टर को लाना अपने आप में सोल्यूशन नहीं है। अगर पैट्रियटिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर ये मान भी लें थ्योरेटिकली कि चलिए जी यूक्रेन प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है अगले 1 घंटे बाद जो होने वाला है वो बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद नहीं होगा। और बाय द वे, जब हम टाइमिंग्स की बात करते हैं, टाइमिंग का मतलब क्या है? टाइमिंग का मतलब सिर्फ ये है कि चलिए जी 90 मिनट बाकी हैं। 90 मिनट का मतलब ये है कि 90.01 सेकंड के ऊपर खार्किव तबाह हो जाएगा? जी नहीं, ऐसे नहीं होता। इट टेक्स टाइम। अभी जैसे आप वो जो बमबारी आप देख रहे थे रात वाली, वो क्या है? ये आपको लग रहा है इन्फेंट्री है? ये इन्फेंट्री नहीं है, ये आर्टिलरी फायर है। जिस तरीके, बिकॉज मैं उसको जज कर पा रहा हूँ कि जिस तरीके से, जिस लेंथ और विड्थ के ऊपर वो पटाखे बज रहे हैं, वो बम बज रहे हैं, दिस इज नॉट अ इन्फेंट्री फायर, दिस इज अ आर्टिलरी फायर जो इंडिविजुअली अलग अलग जगह, जैसे अभी आप ये वाली जगह दिखा रहे हैं, ये रॉकेट फायर है, ये मिसाइल फायर है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह पर है। जब आर्टिलरी फायर होगा वो फ्रंटेज के ऊपर होगा। सो जब हम बात करते हैं कि खार्किव से इंडियंस को निकलना चाहिए, उन जो एडवाइजरी है अर्लीस्ट पॉसिबल निकलना। ये 90 मिनट 9 बजे, इसका मतलब ये नहीं है कि 9:01 के बाद आप निकल ही नहीं सकते। आप कोशिश करिए, आप नहीं, लेकिन मुश्किल हो जाएगी, आपको वहां से निकलने में मुश्किल होगी, ये बात तो साफ तौर पर कही जा सकती है। लेकिन विवेक काटजू जी, सवाल यहाँ पर ये बना हुआ है कि जैसा अभी सर भी कह रहे थे, शैलेंद्र सिंह भी कह रहे थे कि अभी जो चुनौतियां हैं वो विक्टर को लाकर ठीक नहीं होने वाली है। ऐसे में ये तख्ता पलट की बात क्यों कही जा रही है रूस की तरफ से? देखिए, रूस ने 2 सिद्धांत कहे। पहला सिद्धांत ये उनका है कि वो यूक्रेन की सैन्य शक्ति को समाप्त करना चाहते, और दूसरा सिद्धांत उन्होंने कहा है डी नाजीफाई, जिसके मतलब ये हुआ कि हम चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की की तरह कोई भी वहां पर ऐसा प्रेसिडेंट नहीं हो जो कि नेटो की बात माने, जो कि प्रो नेटो हो या प्रो यूरोप हो, वेस्टर्न यूरोप। अब अगर विक्टर आ जाते हैं या सत्ता परिवर्तन होता है तो एक शुरुआत होगी। और ये तो अब क्योंकि अब इनके यूक्रेन के संविधान में है कि हम नेटो को और ईयू को ज्वाइन करना चाहते हैं। कोई राष्ट्रपति संविधान को परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसके लिए उनको संवैधानिक सभा बुलानी पड़ेगी, अपने पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं विंग कमांडर अभिषेक मतिमान को लाना चाहती हूँ। अभिषेक मतिमान, परमाणु हमला, विनाशकारी, विध्वंसक और तमाम तरह के शब्द रूस के जरिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन इस परमाणु हमले का जिम्मेदार वो खुद को न ठहराकर बाकी मुल्कों को ठहराने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसी स्थितियां बनती है तो इसका जिम्मेदार पहली तौर पर कौन होगा? देखिए, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। ये सारे फसाद की जड़ और ये शुरुआत इसी बात से हुई है कि यूक्रेन का झुकाव जो था नाटो फोर्सेस और यूएस और यूरोपियन यूनियन की ओर हुआ। प्रॉब्लम रशिया को उससे इसलिए होती है कि अगर नेटो का फर्दर एक्सपेंशन पूर्व की दिशा में होता है और यूक्रेन नाटो फोर्सेस का पार्ट बन जाता है, तो नाटो फोर्सेस आपके रशिया के द्वार पर आकर खड़ी हुई हैं, उनके पड़ोस में हैं। आप देखें, जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था और 15 नए देश बने थे, उस वक्त नाटो फोर्सेस कुल मिलाकर 11 देश। आज की डेट में 30 देश नाटो के मेंबर हैं, और वो सारे, उनमें से मेजॉरिटी वो देश हैं जो अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन के पार्ट हुआ करते थे। तो दावों और आश्वासनों को इतने सालों से झेलते और सुनते रहने के बाद अब जाकर पुतिन ने डिसाइड किया है जो उन्होंने डिसाइड किया है। सर्टेनली वहां पर अगर ये विक्टर को इंस्टॉल करते हैं, ज़ेलेंस्की को हटाकर, तो उससे अधिकतर प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, बिकॉज उसके बाद
जो झुकाव यूक्रेन पर यूरोप और अमेरिका की तरफ है वो कम होगा और यूक्रेन की तरफ से इस तरह की डिमांड नहीं जाएगी कि उनको नेटो का पार्ट बनाया जाए। मैं इस वक्त विवेक काटजू जी को लाना चाहती हूँ एक बार फिर से। विवेक काटजू जी, मेरा सवाल आपसे सर सीधे तौर पर यह है कि 7 दिन से रूस और यूक्रेन के बीच विध्वंसक युद्ध चल रहा है। इस बीच रूस, जो अपने आप में इतना बड़ा और शक्तिशाली मुल्क है, उसको आकर ये कहना पड़ रहा है कि नेटो देश हथियार ना दे, अमेरिका दखल ना दे, साथ ही यूरोपियन देशों पर भी आंखें तरेर रहा है। आखिर इतने बड़े मुल्क को क्यों डर लग रहा है एक छोटे से यूक्रेन से? विवेक काटजू जी, चले लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस वक्त एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मिसाइल से अटैक, रॉकेट से अटैक, ये सच्चाई इस वक्त यूक्रेन की बन चली है। और ऐसे में हर एक तस्वीर ये बता रही है कि सब कुछ तबाह होने की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जिस बात का इंतजार है वो बात सामने आती हुई नहीं नजर आ रही है। वो बात है उस बैठक की जो इस वक्त चल रही है, जिसमें जानकारी ये है कि रूस भी मौजूद है, यूक्रेन भी मौजूद है। लेकिन क्या इस बैठक के बाद कुछ ऐसी सहमति बनेगी जिसके जरिए उम्मीद की एक किरण निकलेगी, खास तौर पर यूक्रेन की उन जनता के लिए जो इस वक्त इस विध्वंसक का हिस्सा बनी हुई है, इस लड़ाई का हिस्सा बनी हुई है और सब कुछ उनका नेस्तनाबूद हो रहा है। कर्नल शैलेंद्र सिंह, क्या उम्मीद करें इस बैठक से? देखिए, अगर ये बैठक हम बड़े पॉजिटिव साइड में लेते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि ये डिप्लोमेटिक विन है कि आप पहली बैठक के बाद दूसरी बैठक कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बैठक, इसके 2 पहलू हैं, एक के सक्सेसफुल हुई, सर, मैं एक आपको नहीं रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर, जेलेंस्की ने ईयू से और हथियार मांगने की बात की है। जेलेंस्की ने कहा है कि जल्द 2 हथियार दो। और क्यों इसलिए कहा जा रहा है? क्योंकि ईयू एक ऐसा पूरा संगठन खड़ा हो रहा है जो तमाम मौकों पर यूक्रेन के साथ बीते 7 दिनों से खड़ा दिखाई दे रहा है, हथियारों की मदद कर रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि हम आपको डायरेक्ट सैनिक नहीं दे सकते, लेकिन हथियारों के साथ साथ तमाम वो साजो सामान दे सकते हैं जिसके जरिए यूक्रेन अपनी लड़ाई को आगे रख पाए। जेलेंस्की ने कहा है कि ईयू देशों को अब और हथियार उन्हें देने चाहिए। अगर कर्नल शैलेंद्र सिंह, यूक्रेन अगर ये बात कह रहा है, इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि आने वाले और कई दिनों तक वो युद्ध लड़ने की तैयारी का जेस्चर देना चाहता है रूस को। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब आप हथियार मांग रहे हैं उसका मतलब ये है कि अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लड़ाई अगले 2-3 दिन में खत्म नहीं होने वाली है। इसका ये भी एक इंडिकेशन है कि जब आप सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स में बैठेंगे तो आपके एक अलग तरीके का एग्रेशन होगा। आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, आप अपनी देशभक्ति को सबसे ऊपर रखेंगे कि हम आपको टॉलरेट नहीं कर सकते। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि चलिए हम मान लेते हैं कि ये सक्सेसफुल हो जाते हैं टॉक, तो आपको क्या लग रहा है 9 बजे के बाद कुछ नहीं होगा? देखिए, सक्सेसफुल टॉक का मतलब ये होता है कि दोनों के बीच में कुछ ऐसे ग्राउंड्स, जैसे फर्स्ट राउंड अनसक्सेसफुल रहा, मैं कह रहा हूं वो सक्सेसफुल रहा कि दोनों ने एग्री किया कि हम एक और राउंड बात करेंगे। हमने एक दूसरे को ओवररूल नहीं किया है, हम एक दूसरे की सुनने के लिए तैयार हैं। सो ये जो अगर अब हम एकदम एक्सपेक्ट करें कि सेकंड राउंड टॉक में दोनों डिसएंगेज हो जाएंगे, रशिया वापस चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। इट विल स्टिल, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि सक्सेसफुल होना चाहिए, हटना चाहिए, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं हथियार आपको और चाहिए। अब आप ये दिखाता है एटीट्यूड ऑफ यूक्रेन। रशिया बैठ के बात कर रहा है, साथ ही साथ न्यूक्लियर थ्रेट ले रहा है। सर, तबाही भी तो कर रहा है। मैं वही कह रहा हूँ। ये अभिषेक मतिमान जी, मुझे बताइए कि आप कितना शैलेंद्र जी की बातों से अग्री कर रहे हैं? एक तरफ यूक्रेन बातचीत की टेबल पर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईयू देशों से वो हथियार मांग रहा है, लेकिन सेम यही चीजें तो रूस की तरफ से भी हो रही है। बातचीत की टेबल पर वो भी है और ये जो तस्वीर इस वक्त मेरे साथ जो दिख रही है वो भी तो तबाही का मंजर आगे बढ़ाता ही जा रहा है। देखिए, मैं एक उपमा दूंगा आपको। ये शतरंज की बिसात पर, इस शतरंज की बिसात पर जेलेंस्की बादशाह हैं काले मोहरों के, जिनको यूएस या नाटो फोर्सेस का हाथ उनकी चालें डिसाइड करके चलवा रहा है। और प्यादे हैं वो सारे सैनिक यूक्रेन के, जो यूक्रेनियन सिटीजन्स हैं, जो रूसी फौजों के हाथों मारे जा रहे हैं। अब उनके जो आम जनता है वो भी, उनके हाथ में भी हथियार है, इसलिए उनको भी वही ट्रीटमेंट मिलेगा दूसरी फौज से जो एक फौजी को मिलना चाहिए। तो ये गेम है साहब। इसको सॉल्व करने के सबसे एक ही स्थिति और एक ही सूरत मुझे नजर आती है कि जेलेंस्की को स्टेप डाउन होना पड़ेगा और कोई आश्वासन लिखित में, या ऐसा आश्वासन या ऐसी ट्रीटी या ऐसी एमओयू साइन करना पड़ेगा अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को, जिससे
पुतिन आश्वस्त हो जाए कि जो उनके पड़ोस में खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है वो अब आगे नहीं बढ़ेगा। सर, आश्वासन तो यूक्रेन को मिला था अमेरिका से, और उसने अपने आप को, अपने पूरे राज्य की जनता को, अपने देश की जनता को झोंक दिया इस पूरे युद्ध में, और ये कहा गया कि सैनिक कम पड़ रहे हैं तो हर सिटीजन को राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ाई में झोंकना। शैलेंद्र सिंह जी, कितना वाजिब लगता है आपको? नहीं, देखिए ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने तैयारी करनी थी, आपको अपने सिटीजन्स को लाना था, पिछले 1 महीने में क्या किया, 2 महीने में क्या किया, 1 साल में क्या किया, यू न्यू, आपको पता था कि आपका रशिया के साथ डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। आपका झुकाव आपने जो यूएस की तरफ दिखाया, नेटो की तरफ जो दिखाया, यूरोपियन यूनियन की तरफ जो दिखाया, वो आपको हैंडल करना चाहिए था कि वो जब दिखाएं जब आपकी तैयारी हो। बिकॉज आप अगर ये एक्सपेक्ट करें, देखिए ये वो वाली बात है कि इंडिया के कॉर्नर पर अगर नेपाल में चाइना अपना एक बेस लगाए या चाइना वहां पर कुछ करे, तो आपको क्या लग रहा है इंडिया को टॉलरेट होगा? नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली रशिया को लग रहा है कि यूक्रेन में जैसे ही नेटो फोर्सेस और यूएस से आएगा तो उनकी सारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। दोनों के अपने अपने विचार हैं, दोनों ही देशों के अपने अपने हित हैं और अपने अपने नुकसान जो इस वक्त लगातार एक टेबल पर आकर कोशिश ये है कि सॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन हालात अभी नहीं लग रहे हैं कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। फिलहाल ये आने वाले जो 60 मिनट है वो भारतीय स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खार्किव से उन्हें निकल जाना होगा। बड़ी कवरेज न्यूज़ 18 इंडिया पर जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।